यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध ये नंबर 4 ये आज आपका 30 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आज आपने ये पेपर दिया 30 अक्टूबर 2025 को। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाला, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जल्द शेयर कीजिए। आगे की क्लासेस भी आपको लगातार मिलेंगी। आप देख सकते होंगे इस पेपर का जो पूर्णांक है वो 50 अंक है। समय इसमें 2 घंटे का आपको मिलने वाला है। सारे निर्देश इसमें लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में एंड तक बने रहेगा और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस क्लास में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज आपने जो पेपर दिया है और इसका सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित। ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने मॉडल पेपर की क्लासेस अटेंड की थी तो आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मॉडल पेपर से ही आपको देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी। तो आप बताएंगे कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये 1956 में विकसित हुई थी। कब? 1956 में। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 इसमें पूछा गया है चर के प्रकार हैं। ठीक है, तो चर के कितने प्रकार होते हैं? सतत और असतत दोनों प्रकार के होते हैं। तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे? आप लगाएंगे उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों तरह के चर होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो 60 अंक प्राप्त करना ये क्या प्रदर्शित करता है? तो आप बताएंगे कि ये क्या है? ये एक तरह का मापन है। क्या है? मापन है। ठीक है, किसी वस्तु को अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो रीता ने भाषा में 60 अंक जो प्राप्त किए हैं ये क्या है? ये एक तरह का मापन है, शैक्षिक मापन आप बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए परिकल्पना होती है, क्या होती है? आप लोग को यहाँ पर अभी जो महामैराथन क्लास आपको कराई थी उसमें आपको ये क्वेश्चन कराया गया था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो उसमें बताया था कि किसी समस्या का पूर्व अनुमान ही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर लगाइए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 है। लगातार शेयर भी करते रहिएगा इस क्लास को, इस वीडियो को, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर। ये बार बार आपको बताया गया था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये रॉस का कथन है। किसका? ये क्वेश्चन बार बार आपको कराया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लीजिए देखिए आ गया। ठीक है, जितने भी मॉडल पेपर हमने आपको कराए हैं ज्यादातर सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6, सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन करने में सहायक है। ठीक है, क्या सहायक है? तो आप बताएंगे कि इसमें क्रियात्मक शोध जो है ये सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? तो आप बताएंगे कि सन 2009 में सतत और व्यापक मूल्यांकन स्टार्ट किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है मापन होता है, कैसा होता है मापन? मापन केवल मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है। अगर मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन आपका मात्रात्मक भी होता है और इसके साथ साथ ये गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन की अगर बात करें तब, लेकिन मापन जो है वो केवल मात्रात्मक होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आप लगाइए ऑप्शन 1। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताएंगे रचनात्मक मूल्यांकन में। किसमें? रचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे कि जो अनुप्रयोग है ये बोध का अंग नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन 4 लगाइएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 11 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ये नहीं बताना आपको दिल्ली का लाल किला पर किसने बनवाया था। ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह का प्रश्न है। ठीक है, किस तरह का प्रश्न है? ये जो प्रश्न है किया गया ये किस तरह का प्रश्न है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये स्मृति आधारित प्रश्न है। कैसा है? ये स्मृति आधारित प्रश्न है, यानी कि जिसने इस चीज़ को याद रखा होगा वही बालक इसका आंसर कर सकता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। जिस बालक की स्मृति में ये बात होगी कि हाँ भाई शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, तो निश्चित रूप से बालक बता सकता है। तो ये एक तरह का स्मृति आधारित प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर लगाइए ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 12 क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि, ठीक है, जिसे संपूर्ण जनसंख्या के छोटे से भाग को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे न्यायादर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायादर्श कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो आपको लगातार बताया गया था कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं।
ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14 आपका नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है। नील मुद्रण को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है, यानी कि ब्लूप्रिंट को ही नील मुद्रण कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है आपको पता ही होगा, प्रश्न पत्र निर्माण में, ठीक है। किसमें? प्रश्न पत्र निर्माण में। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन 2, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15 इसमें पूछा गया उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, वैधता, उद्देश्यपूर्णता, विश्वसनीयता, ये सभी की सभी यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, तो आप लगाइएगा ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन 4। और इसी बात पर इस क्लास को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि अब आपके लिए आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं ज़्यादातर सभी आपको मॉडल पेपर की क्लास में दिए गए थे। इसके अलावा जो महामैराथन क्लास कल आपको दी गई थी उसमें भी ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दे दिए गए थे। अगर आपने देखी होंगी सारी क्लास तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से प्रश्न करके आए होंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का शेयर करती रहेगा इस क्लास को, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। यहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, करते रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? लगातार आपको बताया गया था, ठीक है, लगातार बताया गया था। यहाँ पर महामैराथन क्लास में कल रात में ही आपको बता दिया गया था कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? परिकल्पना, ठीक है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना लगातार बताया गया था। अगर आपने याद रखा होगा, तब नहीं याद रखा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। अगला प्रश्न है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आपको कराया गया था, अगर आपने किया होगा तो वहां पर आप बता सकते थे कि योग हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, ठीक है, या फिर किसी तरह का गीत वगैरह हो गया। ये सब क्या है? ये यहाँ पर नवाचार है, ठीक है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार आप बता सकते थे कि योग कराना हो गया, संगीत, गीत, ये सारे के सारे क्या मुख्य नवाचार। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 18, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो आप बता सकते थे कि ये क्रियात्मक पक्ष से, किससे? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, ठीक है, किससे? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो आप बता सकते थे कि समाधान, ठीक है, किसी समाधान या बच्चों की त्रुटियों को दूर करने वाला जो शिक्षण होता है उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। किसी समस्या के समाधान या बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कह देते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न संख्या है आपका 20। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक नवाचार को परिभाषित कर दीजिए। तो शैक्षिक नवाचार क्या है? कि शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भैया? शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना ही शैक्षिक नवाचार कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नई नई चीज़ें यूज की जा रही हैं, नए नए मॉडल्स यूज की जा रहे हैं, ठीक है, जो विधियां यूज की जा रही हैं, जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या आपका 21, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। लगातार, ठीक है, लगातार आपको पढ़ाया गया था और महामैराथन क्लास में भी रात आपको दे दिया गया था कि यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना था कि सत्र के आरंभ यानी कि सत्र की स्टार्टिंग से लेकर सत्र के अंत तक किया जाने वाला ऐसा मूल्यांकन जो विद्यार्थी के सभी पहलुओं का मूल्यांकन होता है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी के सभी पहलुओं का मूल्यांकन होता है और जो सत्र के स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, सत्र के शुरुआत से लेकर, ठीक है, सत्र के अंत तक किया जाने वाला ऐसा मूल्यांकन जिसमें विद्यार्थी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कह देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका शैक्षिक मापन के स्तरों के नाम लिख दीजिए। ये प्रश्न भी लगातार आपको बताया गया था, लगातार क्वेश्चन कराया गया था कि कौन कौन से स्तर होते हैं। एक होता है आपका नामित स्तर, अगला होता है आपका क्रमित स्तर, कौन सा? क्रमित स्तर। इसके बाद होता है आपका अंतराल स्तर, ठीक है, अंतराल स्तर लगातार पढ़ाया गया था, लगातार जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब मॉडल पेपर और महामैराथन क्लासें। अगला होता है आपका अनुपात स्तर, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपके शैक्षिक मापन के स्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या है आपका यहाँ पर 2023 आ गया। तो 2023 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए, ठीक है। तो शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? आप बता सकते हैं कि समस्या का त्वरित समाधान, ठीक है, समस्या का त्वरित समाधान, ठीक है, ये शैक्षिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना ये भी आपका शैक्षिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके बाद आपका मौलिक शोध किसे कहते हैं? स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है, मौलिक शोध किसे कहते हैं? आप स्पष्ट करेंगे
तो जब किसी नियम या सिद्धांत के सत्यापन के लिए कोई रूल्स यहाँ पर है, ठीक है, तो उस नियम या सिद्धांत के सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया जाने वाला जो शोध होता है, ठीक है, किसी नियम या कोई रूल्स जो भी बनाए जाते हैं, तो नियम या फिर जो सिद्धांत होते हैं उसको सत्यापन करने के लिए, उसका सत्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं जो शोध किया जाता है उसी को हम मौलिक शोध कह देते हैं। अगला प्रश्न आपका न्यायादर्श से, ठीक है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कर दीजिए। तो आप बताएंगे कि किसी बड़ी जनसंख्या का वह छोटा प्रतिनिधित्व समूह, ठीक है, कोई बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, इस जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधि समूह, ठीक है, जो बड़ी जनसंख्या के यहाँ पर क्या करता है, गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं भैया न्यायादर्श, ठीक है। तो किसी बड़ी जनसंख्या का, ठीक है, इसी बड़ी जनसंख्या का वह छोटा सा प्रतिनिधि समूह जो बड़ी जनसंख्या के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, न्यायादर्श बोल देते हैं। अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या था आपका 26, संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सुधार के लिए किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, त्रुटियों के सुधार के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन है, उसी को आप क्या कह देते हैं, संरचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव मूल्यांकन कह देते हैं। इसके बाद आपका शून्य परिकल्पना को परिभाषित कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको रात मैराथन क्लास में कराया था। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये महामैराथन क्लास कल रात में ही आपको दी गई थी। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का शून्य परिकल्पना वाला क्वेश्चन भी आपको इसी में हम मिल जाएगा। और शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं ये भी हम आपको अब बता ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आगे आपको शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो शून्य परिकल्पना क्या है, शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। इसी को हम क्या कह देते हैं, शून्य परिकल्पना कह देते हैं। शून्य परिकल्पना के बाद आपका अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 28, मापन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को मात्रा, ठीक है, मात्रा या संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है, या फिर अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी वस्तु को संख्या, मात्रा या अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए या इस सब्जेक्ट में 60 अंक प्राप्त किए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मापन केवल मात्रात्मक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना था। मापन कैसा होता है, केवल मात्रात्मक होता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण के दो महत्व बताइए। तो आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी के फीडबैक प्रदान करने के लिए, विद्यार्थी से फीडबैक प्रदान करने के लिए जो अभिलेखीकरण किया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है मूल्यांकन प्रक्रिया में, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेखीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थी से फीडबैक प्रदान करने के लिए और शैक्षिक उपलब्धि का जो क्रमिक विवरण है, ठीक है, उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है, अभिलेखीकरण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 30, मौखिक परीक्षा के दो दोष लिखिए, यानी कि मौखिक परीक्षा के क्या हानियां हो सकती हैं। तो मौखिक परीक्षा में जो बालक होता है उसकी लिखित जो भाषा होती है, जो लेखन परीक्षण होता है वो नहीं हो पाता है, यानी कि लेखन परीक्षा का मूल्यांकन नहीं होता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं लेखन परीक्षा का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि लेखन अभिव्यक्ति की उसकी जाँच नहीं हो पाती, क्योंकि बालक केवल और केवल मौखिक परीक्षा देता है, ठीक है। और मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण माना था किसने, सुकरात ने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण माना था, ठीक है। तो ऐसे में लेखन परीक्षा के कुछ दोष भी हैं जो कि आपने यहाँ पर देखे। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये भी बहुत जल्द आपको अलग से क्लास में करा दिए जाएंगे। और इस क्लास में आपके आती लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि पेपर आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हुए एक नई क्लास में, तब तक के लिए हम स्टूडेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।